हेलो एवरीवन, वेलकम टू एट पे। 6 जुलाई के करंट अफेयर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2022। 2022 में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम नाम का एक रिपोर्ट आती है, हर साल पब्लिश होती है। तो इसकी रिपोर्ट आ गई है। तो ये पूछा जा रहा है कि एशिया में कौन सा स्टेट है जो पहले नंबर पे आया है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। केरला है, टोक्यो है, हांगकांग है, संघई है। तो आपको बताना है, 2 सेकेंड है, आप देख लीजिए। इसका आंसर मैं देता हूँ। इसका आंसर है केरला। ठीक है, भारत का एक राज्य है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस वाली रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है ये भी पता होना चाहिए। स्टार्टअप ब्लिंक नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये इजराइल में स्थित है। तो ये इजराइल बेस एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसे ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादातर संस्था आपको मिलेंगी या तो यूरोप में या तो अमेरिका में। तो जो भी इजराइल वगैरह में हैं या हांगकांग में है, तो इनके नाम भी ज़रूर याद रखने हैं। रेयर रहते हैं जो, तो उनको उनके आने की भी एक चांस होता है, उनका भी आने का। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में साओ जोआओ त्योहार मनाया जाता है? तो केरला है, असम है, गोवा है, नागालैंड है। तो ये नाम से तो ऐसा लग रहा है या तो नागालैंड का होगा या असम का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गोवा का त्यौहार है। ठीक है, गोवा का त्यौहार है। तो इसका आंसर थर्ड वाला सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत किस स्थान पर रहा? अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इन WGC, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल गोल्ड रिसाइकल? तो इस रिपोर्ट के हिसाब से ऑप्शन दिए हुए हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा। तो इसका सही ऑप्शन है चौथे स्थान पर रहा भारत। तो इसके अलावा भी कुछ हैं, पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे भी कोई रहा होगा। तो पहले स्थान पे कौन रहा? चीन रहा। पहले स्थान पे चीन रहा। इन्होंने कितना रिसाइकल किया? 168 टन एक साल में गोल्ड रिसाइकल किया। इसके बाद रहा इटली। इटली ने किया 80 टन। इसके बाद रहा अमेरिका। अमेरिका रहा, इसने किया 78 टन। इसके बाद इंडिया। भारत रहा। तो पहले नंबर पे, दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पे रहा इंडिया। इंडिया ने 75 टन गोल्ड रिसाइकल किया। तो ये थी कुछ एडिशनल नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन है। विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम 2020 की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं? ये बताना है। 2 चीज़ें दी गई हैं या नहीं है, ये भी बताना है। अगर नहीं है, गलत है या सही है, ये भी देखना है कि ये सही है या गलत है। ये क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सचेंज एक्ट 2020। इसे वर्ष 2010 में विदेशी धन के उपयोग पर कानून को मजबूत करने और राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक किसी भी गतिविधि कोई भी गतिविधि हो उसके उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए संशोधित किया गया। ठीक है, एक ये है, ये सही है गलत बताना है। दूसरा है, अच्छे से पढ़िएगा, वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2020 में कानून को पुनः संशोधित किया गया। इसमें सरकार को गैर सरकारी संगठनों द्वारा विदेशी धन की प्राप्ति और उपयोग पर सख्त नियंत्रण एवं जांच की शक्ति प्रदान की गई। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो ये जो खासकर एनजीओ होते हैं, उनको जो विदेशों से पैसे आते हैं, जैसे कई सारी मिशनरीज चलती हैं, अमेरिकन मिशनरीज या कोई भी क्रिश्चियन मिशनरीज, उनको बाहर से पैसे आते हैं। जैसे इंग्लैंड से आया या जहाँ से भी आया, फ्रांस से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, या अमेरिका से आ रहा है। तो उसके द्वारा वो किस चीज़ पे यूज़ करते हैं? उसका यूज़ करते हैं वो अपनी स्कूल्स चलाने में, क्रिश्चियन जो भी हैं, मिनॉरिटी हैं जो क्रिश्चियन, उनकी हेल्प करने में, और भी अलग अलग तरह के काम करते हैं। तो खैर ये तो ठीक हो गया, लेकिन कई ऐसे संगठन हैं जो इन चीज़ों का यूज गलत उद्देश्यों के लिए करते हैं। जैसे आतंकवाद के लिए किया जाता है। कई बार ऐसा पता चला है कि पहले पैसा अमेरिका से भारत आता है, फिर भारत से पाकिस्तान चला जाता है। इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं। इन चीज़ों को रोकने के लिए ये वाला अधिनियम, इसमें एक्ट में कुछ बदलाव किया गया है। तो इसमें कुछ नए रूल्स ला दिए गए हैं कि जैसे कोई एनजीओ या संगठन राजनीतिक संगठनों से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन किसी हड़ताल में भाग लेते हैं या कोई रोड ब्लॉक करते हैं, कोई ऐसा कुछ काम करते हैं, तो उन्हें अब एक राजनीतिक संगठन माना जाएगा।
इस वाले अधिनियम के तहत। जैसे अभी शाहीन बाग में एक बार अभी कुछ टाइम पहले धरना वरना हुआ था कोविड-19 के पहले। इस टाइप का कोई भी इस तरह की कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसे राजनीतिक संगठन के रूप में ही माना जाएगा। ये चीज़ इसमें क्लियर बता दी गई है। अभी आप ये कहेंगे कि ये 2020 का मैटर है, तो ये अभी आप क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो इसकी वजह ये है कि ये हालांकि 2020 में अधिनियम आया था, लेकिन ये लागू अब किया गया है। तो जब लागू किया गया है तो इस समय ये न्यूज़ में, इसलिए इसे जानना ज़रूरी है। और इसके और भी प्रावधान है, वो भी आगे मैं बताता रहूँगा। तो खैर, इसमें क्या था कि ये विदेशी अंशदान के संबंध में तो क्या कहा जा रहा है, इसे वर्ष 2010 में विदेशी धन के उपयोग पर कानून को मजबूत करने और राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक किसी भी गतिविधि हो रही हो उसके उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए संशोधित किया गया था। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2020 में कानून को पुनः संशोधित किया गया, जिसमें सरकार को गैर सरकारी संगठनों द्वारा विदेशी धन की प्राप्ति और उपयोग पर सख्त नियंत्रण एवं जांच की जा सकती है। ठीक है, में ऐसा हो सकता है, दोनों सही हैं। अभी क्या होगा कि अगर कोई भी संस्था को बाहर से पैसे आ रहे हैं, विदेशों से पैसे आ रहे हैं, तो उसे क्लियर बताना होगा कि हमें इतने पैसे आ रहे हैं। एक बैंक अकाउंट होगा तभी बाहर से आ सकता है, उस पर सरकार की निगरानी होगी। ये है, दोनों सही है, इसलिए ये वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य कार्यक्रम के विषय में कौन सा कथन सत्य है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के विषय में कौन सा कथन सत्य है? WFP को वर्ष 2021 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। पहला इसका यह है, WFP को वर्ष 2021 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। दूसरा है, इसकी स्थापना वर्ष 1961 में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा मुख्यालय रोम इटली में की गई। ठीक है, ये है दो ऑप्शन आपके पास। विश्व खाद्य कार्यक्रम के विषय में अगर इसकी बात करें तो ये वाला थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे गलत है। 2020 होगा, 2021 नहीं होगा, 2020 होगा, तो ये वाला हो जाता है हमारा गलत। 2020 होता तो ये सही होता। 2020 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये नीति आयोग के साथ मिलकर भी काम करता है, इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है। आगे बताता हूँ। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी। किसने? खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मिलकर की थी। तो ये वाला बिल्कुल सही है, इन्होंने ही की थी। तो दूसरा सही है, यानी कि ओनली सेकेंड आर करेक्ट, फर्स्ट वाला गलत हो जाता है। इसके अलावा ये विश्व खाद्य कार्यक्रम करता क्या है, ये भी समझना जरूरी है। मान लीजिए कहीं युद्ध हो रहा हो, जैसे अभी यूक्रेन में हो रहा है, युद्ध हो रहा हो, या कोई प्राकृतिक आपदा हो, कोई प्राकृतिक आपदा आई हो कहीं, तो उस समय लोगों के खाद्य सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का ये मेंबर भी है, UNSDG, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का ये एक सदस्य है। इसका क्या काम है, इसके काम को भी थोड़ा देखते हैं। ये जो हमारे सतत विकास के लक्ष्य हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसे पूरा करने के लिए यूनाइटेड नेशन और उनकी कुछ एजेंसियों एवं संगठनों का एक ग्रुप है। ठीक है, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हमें ये पढ़ना पड़ रहा है, तो इसको अगर हम जानें तो एक हम लोगों की भारत में एक रिपोर्ट निकलती है, टेक होम राशन गुड प्रोडक्ट, टेक होम राशन गुड प्रोडक्ट नाम की एक रिपोर्ट निकलती है, जो नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम मिलकर के निकालते हैं। तो ये वाली रिपोर्ट आई है, इसलिए ये कुछ सालों बाद आई है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ये वाला जो है टेक होम राशन, उसको भी थोड़ा जान लेते हैं। टेक होम राशन क्या करता है? टेक होम राशन जो है, इसके द्वारा जो गर्भवती महिलाएं हैं, आप लोगों ने देखा होगा गांव में महीने में या 15 दिन में या हफ्तों में जो गर्भवती महिला होती है या जिनका अभी अभी बच्चा होता है,
उनको कुछ राशन वगैरह दिया जाता है, सरकारी राशन दिया जाता है, उसमें कुछ मोटे अनाजों से बनाया जाता है, थोड़ा सा प्रोटीन वगैरह उसमें अच्छा होता है, तो उससे उनको फ़ायदा होगा। इस वजह से उससे इस तरह की चीज़ें बना वो की जाती है, क्योंकि गरीबी है तो कई औरतें रहती हैं जिनको इतना अच्छा माहौल नहीं मिल पाता, जो गर्भवती महिला को या नवजात बच्चे को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, उसके लिए एक कार्यक्रम चलाया जाता है। तो इस कार्यक्रम का नाम है टेक होम राशन। ये दोनों मिलके काम करते हैं, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारत नेपाल भारत गौरव परिवर्तन ट्रेन को निम्न में से किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई? तो ये क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं। रांची रेलवे स्टेशन, चारबाग रेलवे स्टेशन, राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन या सफदरगंज रेलवे स्टेशन, सफदरजंग। ठीक है, सफदरजंग रेलवे स्टेशन इसका नाम ये है। तो इसका सही ऑप्शन यही वाला है, सफदरजंग रेलवे स्टेशन, ये न्यू दिल्ली में स्थित है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अलावा कमेंट करके बताइएगा और क्या कमी है और क्या चाहते हैं आप, किस प्रकार के क्वेश्चन चाहते हैं और किस प्रकार के एमसीक्यूज में लेके आ सकता हूँ, ये सब बताना। आपका एक आपको छोटा सा मैं काम दे रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवे स्टडी।